दोस्तों, आप सभी का इस कहानी के आखिरी भाग में स्वागत है। प्लीज़ आप लोग कहानी सुनने से पहले जल्दी से कहानी को लाइक कर दीजिए। मैंने आप लोगों को इस कहानी के सभी पार्ट्स दे दिए हैं, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए प्लीज़। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। फ्रेंड्स, एक कहानी बनाने में दो क्या 3 से 4 घंटे लग जाते हैं और आपको एक लाइक करने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा आप लोग। चलिए फिर, ये तो आपकी मर्जी है लाइक करेंगे या नहीं। चलिए मैं आप लोगों को कहानी सुनाती हूँ। आकृति घर आ चुकी थी, लेकिन अभी भी अद्विक उससे बात नहीं कर रहा था। समिता जी उसका बहुत ख्याल रख रही थी। परी भी रोज़ शाम को उससे मिलने आती थी। मिस्टर मलिक और काम्या भी उससे मिलने आते। अद्विक अभी भी उसे इग्नोर कर रहा था। आकृति जब भी उससे बात करने की कोशिश करती, अद्विक कोई न कोई बहाना बनाकर वहाँ से खिसक जाता। ऐसे ही 5-6 दिन निकल गए थे, लेकिन अद्विक की नाराज़गी कम नहीं हुई। ख़त्म होना तो दूर की बात, अब तो आकृति को खीज होने लगी थी। अद्विक बाथरूम से बाहर आया तो देखा आकृति ड्रेसिंग के सामने खड़ी होकर अपने बाल बना रही थी। अद्विक ने कुछ पल उसे देखा और फिर सिर झटक कर बाहर निकलने लगा, पर आकृति ने आगे बढ़कर उसकी कलाई पकड़ ली। अद्विक एकदम से वहीं रुक गया, पर वो पलटा नहीं। आकृति उसके सामने आकर खड़ी हो गई। अद्विक ने अपनी एक आईब्रो ऊपर करके उसे घूरा तो आकृति ने मुस्कुराकर सिंदूर की डिब्बी उसके सामने कर दी। अद्विक ने उसे देखा और बिना कुछ बोले बाहर निकलने लगा। कहाँ जा रहे हो? अपना काम पूरा करके जाओ। आकृति फिर से उसके सामने आकर खड़ी हो गई। रास्ता छोड़ो मेरा, बहुत काम है मुझे, अद्विक ने कहा और साइड होने लगा। आकृति फिर से उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। सुनो ना, कब तक ऐसे नाराज़ रहोगे? हो गई गलती मुझसे, माफ़ी मांग रही हूँ ना मैं। एक बार माफ़ कर दो प्लीज़। अब छोड़ो ना ये नखरे, प्लीज़। कुछ हुआ तो नहीं ना मुझे? प्लीज़ मान जाओ, आगे से कभी ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगी, प्रॉमिस। आकृति ने उसका हाथ थाम कर कहा। उसकी बात पर अद्विक को गुस्सा आ गया। उसने आकृति को कंधों से पकड़ा और पलटकर दीवार से सटा दिया। कुछ हुआ नहीं से क्या मतलब है तुम्हारा? अगर कुछ हो जाता तो? तुम्हें पता भी है तुम्हें उस हाल में देखकर क्या बीत रही थी मुझ पर? मन कर रहा था सारी दुनिया में आग लगा दूं। एक एक पल मैंने कैसे काटा है बस मैं जानता हूँ, पर तुम ये कभी नहीं समझ सकती, क्योंकि तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी इन हरकतों की वजह से दूसरों पर क्या बीत रही होगी। तुम्हें हमेशा अपने मन की करनी होती है तो करो मन की, मैं नहीं रोकूंगा तुम्हें कभी। आदिविक के आगे के शब्द उसके मुंह में ही रह गए जब आकृति अचानक से उसके गले लग गई। आकृति ने उसे कस के बाहों में भरा हुआ था और उसकी पीठ को सहला रही थी। उसके प्रेम भरे स्पर्श को पाकर अद्विक शांत हो गया। आज आकृति ने खुद से कोई पहल की थी। उसके गले लगकर अद्विक को एक सुकून सा महसूस हो रहा था, मानो उसके जलते दिल पर किसी ने मरहम लगा दिया हो। आई एम सॉरी अद्विक, आई प्रॉमिस आगे से कभी ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करूँगी मैं। बस एक आखिरी बार माफ़ कर दो प्लीज़। ऐसे नाराज़ मत रहो ना तुम नाराज़ होते हो तो लगता है जैसे सारी दुनिया मुझसे रूठ गई है। प्लीज़ मान जाओ। आकृति उसके सीने लगे हुए बोली तो अद्विक पिघलने लगा। उसने उसे खुद से दूर किया और बोला, नाराज़ नहीं हूँ मैं तुमसे, बस हर्ट हूँ कि मैं तुम्हारा भरोसा नहीं जीत पाया इतने दिन बाद भी। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा होता तो शायद तुम एक बार मुझे बताना ज़रूरी समझती, पर खैर छोड़ो, अभी मैं लेट हो रहा हूँ, आकर बात करता हूँ, ख्याल रखना अपना। उसने आकृति की गाल थपथपाई और बाहर निकलने लगा तो आकृति ने फिर से उसका हाथ पकड़ लिया। अद्विक ने मुड़कर देखा तो आकृति ने सिंदूर उसकी ओर बढ़ा दिया। जिस दिन पूरे मन से ये हक मुझे दे दोगी, उस दिन ये अधूरा काम भी पूरा कर दूंगा, अद्विक ने कहा और तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गया और पीछे छोड़ गया आकृति के चेहरे पे उदासी और आंखों में आंसू। हे आकृति, कैसी हो तुम? तबीयत ठीक है तुम्हारी? आकृति ने परी को कॉल किया तो परी कॉल उठाते ही बोली, हाँ मैं एकदम ठीक हूँ, तुम कैसी हो? आकृति ने पूछा। एकदम मस्त। तुम बताओ, तुमने कैसे याद किया मुझे? कुछ काम था क्या? परी ने अपना लैपटॉप बंद करते हुए कहा। क्यों? अगर कुछ काम होगा तो ही तुमसे बात कर सकती हूँ क्या मैं?
आकृति ने कहा तो परी हंस पड़ी। नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम कभी भी बात कर सकती हो, पर अभी तुम्हें बहुत ज़रूरी काम है, तो वो बोलो। परी ने हंसकर कहा तो आकृति भी हंस पड़ी। क्या हम मिल सकते हैं? आकृति थोड़ी देर चुप रहकर बोली, हाँ बिल्कुल, बोलो कब मिलना है? अभी तुम घर आ सकती हो? ठीक है, मैं कुछ देर में पहुंच रही हूँ, परी ने कहा तो आकृति ने ठीक है कह के फ़ोन रख दिया। परी ने बीसी से बात की और अद्विक के घर के लिए निकल गई। बताओ क्या बात थी? करीब 1 घंटे बाद परी आकृति के सामने बैठी हुई थी। मुझे सब जानना है, आकृति ने बिना किसी भाव के कहा। किस बारे में? परी अनजान बनते हुए बोली। तुम अच्छे से जानती हो मैं क्या कहना चाहती हूँ, तो प्लीज़ मुझे सब कुछ साफ साफ बताओ, आकृति ने कहा तो परी मुस्कुरा उठी। बोलो क्या जानना है? सब कुछ, अद्विक के बारे में, प्रतीक के बारे में, सब कुछ। आकृति आज सब कुछ जान लेना चाहती थी। उसकी बात सुनकर परी ने उसे सब बताना शुरू किया। 3 साल पहले अद्विक ने परी के पापा के कॉलेज में एडमिशन लिया था एमबीए करने के लिए। परी और अद्विक बचपन से दोस्त थे। उसी कॉलेज में आकृति ने एडमिशन लिया था, होटल मैनेजमेंट कोर्स में। अद्विक ने जब पहली बार आकृति को देखा था तभी दिल हार बैठा था। आकृति दिखने में जितनी सीधी साधी थी, पढ़ाई में उतनी ही तेज, साथ ही बाकी की एक्टिविटीज़ में भी वो काफ़ी सक्रिय रहती। हर दिन आकृति के लिए अद्विक का झुकाव बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन आकृति इन सब से अनजान ही थी। वो कभी किसी पे ध्यान ही नहीं देती थी, हमेशा किताबों में घुसी रहती। इस बीच प्रतीक की नज़र आकृति पे पड़ चुकी थी, क्योंकि वो आकृति की ही क्लास में था, तो कभी कभी दोनों की बातें हो जाती। एक बार कॉलेज से कुछ गिने चुने बच्चों को एक ट्रिप पे ले जाया गया, जिसमें आकृति, अद्विक और परी भी थी। इसी ट्रिप के दौरान अद्विक और आकृति की दोस्ती हुई। धीरे धीरे दोस्ती गहरी होती गई और आकृति भी अद्विक के साथ सहज होने लगी, उसके साथ खुद को महफूज महसूस करने लगी। दूसरी ओर प्रतीक को आकृति भा गई थी, तो वो भी उससे दोस्ती करना चाहता था। आकृति की नज़रों में वो खुद को हमेशा एक अच्छा इंसान, सबकी मदद करने वाला दिखाता। इसकी इन्हीं दिखावे की अच्छाइयों से आकृति प्रतीक की ओर झुकने लगी थी। प्रतीक उसका हमेशा बहुत ख्याल रखता, उसकी बहुत मदद करता। आकृति को भी उसका साथ अच्छा लगने लगा था। वो कहते हैं ना, जिस बच्चे को अपने घर में प्यार ना मिला हो, उसे बाहर अगर कोई थोड़ा सा झूठा प्यार भी दिखा दे तो वो उस शख्स को अपना मानने लगता है। यही आकृति के साथ भी हुआ। अपने घर में हमेशा प्यार के लिए तरसती थी वो, और जब प्रतीक का एक्स्ट्रा प्यार मिलने लगा तो वो अच्छे बुरे की पहचान नहीं कर पाई और प्रतीक से प्यार कर बैठी। अब वो हर पल बस प्रतीक के साथ रहना चाहती थी। एक पल को भी प्रतीक उससे दूर होता तो वो बेचैन हो उठती। एक दिन परी के बहुत कहने पर अद्विक आकृति को प्रपोज करने के लिए तैयार हो गया। वो सुबह सुबह तैयार होकर एक गुलाब के फूल का गुलदस्ता और एक प्यारी सी रिंग लेकर कॉलेज पहुंचा। उसने परी से कहकर आकृति को गार्डन में बुलवाया, और जब वो वहाँ पहुँचा तो लगा मानो किसी ने उसके दिल को मुट्ठी में पकड़कर दबा दिया हो। सामने प्रतीक घुटनों के बल बैठा हुआ था। उसने अपने हाथ में अंगूठी पकड़ी हुई थी और आकृति उसके सामने खड़ी थी। उसने अपने दोनों हाथ अपने मुंह पे रखे हुए थे, मानो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ना हो रहा हो। उधर प्रतीक ने आकृति को प्रपोज किया तो आकृति ने बिना देर की हाँ कर दी। अद्विक की आंखों में नमी तैर गई। उसके हाथ से गुलदस्ता छूटकर नीचे गिर गया। प्रतीक ने उठकर आकृति को गले लगा लिया। आकृति भी प्यार से उसकी बाहों में सिमट गई। आकृति के चेहरे को देखकर ही लग रहा था कि वो कितनी खुश है। अद्विक को अभी भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। उसका दिल भारी होने लगा। अब यहाँ खड़ा होना उसके लिए बेहद मुश्किल हो रहा था। वो जैसे ही पलटा, सामने ही उसे परी मिल गई। अद्विक ने उसे देखा और फीका सा मुस्कुरा के वहाँ से चला गया। उसकी मुस्कुराहट परी को चुभ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो अपनी ही किस्मत का मजाक उड़ा कर गया हो। पर वो दोस्त थी क्या जो अपने दोस्त की हंसी के पीछे के दर्द को ना समझ सके? परी ने भी देख लिए थे उसके अनदेखे आंसू। वो जानती थी इन सब के बाद अद्विक पूरी तरह टूट गया था।
उस दिन के बाद अद्विक ने खुद को आकृति से दूर कर लिया। उसकी खुशी के लिए उसने अपने प्यार का गला तो घोंट दिया, पर जब भी वो आकृति को प्रतीक के साथ देखता उसके दिल में चुभन सी महसूस होती। ऐसा लगता मानो किसी टूटे हुए कांच का किरचा उसके दिल और दिमाग में चुभ रहा हो। पर उसने कभी किसी को अपने दर्द का एहसास नहीं होने दिया। वो बस खुद में घुट रहा, ना अपना दर्द किसी को बता पा रहा था और न सह पा रहा था। परी, क्या वो सच में मुझसे? आकृति को यकीन नहीं हो रहा था कि अद्विक उससे प्यार करता था और उसे कभी पता ही नहीं चलता भी कैसे। प्रतीक के अलावा उसने कभी किसी और पर ध्यान ही कहाँ दिया था। अद्विक को उसने हमेशा ही अपना दोस्त माना था। उसे कभी नहीं लगा कि अद्विक के दिल ने उसके लिए फीलिंग्स भी हो सकती है। हाँ, अद्विक तुझसे बहुत प्यार करता है आकृति, बस तुम्हारी खुशी के लिए तुमसे दूर हो गया था। परी ने उसका हाथ पकड़ के कहा तो आकृति की आंखें छलक आई। उसे अफसोस था कि उसने अपनी आंखों के धोखे के लिए किसी का सच्चा प्यार नहीं देखा। मुझे सब कुछ बताओ, सब कुछ, आकृति सिसकते हुए बोली। परी ने उसे शांत कराया और फिर से बताना शुरू किया। धीरे धीरे कॉलेज ख़त्म हो गया। प्रतीक और आकृति काफ़ी करीब आ गए थे और अद्विक ने खुद को अपने काम में झोंक दिया था। खुद को इतना व्यस्त कर लिया था कि उसे किसी से मिलने तक की फुर्सत नहीं थी। परी उसकी हालत अच्छे से समझ रही थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी, बस उसका साथ दे सकती थी, जो उसने दिया भी। हर कदम पर उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। कुछ महीने पहले ही परी ने प्रतीक को किसी लड़की के साथ बहुत क्लोज देखा था। उसे ये बात काफ़ी अजीब लगी। उसने तुरंत अद्विक को खबर की। ये बात सुनकर अद्विक का माथा ठनका। उसे आकृति की फिक्र होने लगी थी। अद्विक ने प्रतीक के पीछे कुछ आदमी लगाए जो उसकी पल पल की खबर अद्विक को देते थे। उन्हीं से उसे पता चला कि प्रतीक का सिर्फ एक लड़की से नहीं बल्कि कई से संबंध थे, और सिर्फ संबंध ही नहीं, उसकी कई लड़कियों से फेक मैरिज भी की हुई थी। वो उन्हें प्यार के जाल में फंसाता और उनसे शादी करके कुछ दिन बाद उन्हें गायब कर देता। उसकी ऐसी गिरी हुई हरकतों के बारे में सुनकर अद्विक का खून खौल उठा, पर उससे भी ज़्यादा उसे आकृति की फिक्र हो रही थी। आखिर प्यार करता था वो उससे, ऐसे अपनी आंखों के सामने उसकी ज़िंदगी खराब होते हुए कैसे देख सकता था वो? क्या सोच रहा है आदि? परी ने अद्विक को सोच में डूबा देखकर कहा। मैं उसके साथ कुछ गलत नहीं होने दे सकता। प्रतीक ने कहा। पर तू करेगा क्या? पता नहीं, पर कुछ तो करना पड़ेगा, पर जल्दी ही, अद्विक ने कहा और सोच में डूब गया। आकृति को सच बता दे, परी ने सुझाव दिया। नहीं, वो कभी इस बात पर यकीन नहीं करेगी। तू जानती है ना वो कितना प्यार करती है उससे। उसकी हर सही गलत बात पर आंख बंद करके भरोसा करती है वो। तब तो एक ही रास्ता है आकृति को उस राक्षस से बचाने का, परी ने कुछ सोचते हुए कहा, जो अद्विक ने उसकी ओर देखा। ओए, वो क्या? तेरी और आकृति की शादी, परी ने कहा तो अद्विक झटके से अपनी जगह से उठ गया। दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? तुझे पता भी है तू क्या बोल रही है? उसकी बात से अद्विक बौखला गया था। अरे, और कोई रास्ता है तेरे पास उसे बचाने का? परी ने उसे घूरा तो ना में सिर हिलाते हुए अपना सिर पकड़कर बैठ गया। परी उठकर उसके पास आई और उसकी पीठ सहलाते हुए बोली, देख भाई, और कोई रास्ता नहीं है। दूर रहकर कब तक तू उसे महफूज रख पाएगा? कभी ना कभी तो वो अपनी चाल में कामयाब हो जाएगा ना, लेकिन वो तेरे साथ रहेगी तो हमेशा महफूज रहेगी, तेरी नज़रों के सामने रहेगी, और उस कमीने की भी हिम्मत नहीं होगी उसकी तरफ आंख उठाने की। लेकिन वो नहीं मानेगी। अद्विक को उसकी बात समझ आ रही थी। नहीं मानेगी तो मना लेंगे ना, और तू सब मुझ पर छोड़ दे। तू बस शादी की तैयारी कर, अभी जाकर कोर्ट में सब सेटल कर। आकृति को मैं देखती हूँ। आकृति ने कहा तो परी ने कहा तो अद्विक ने हाँ में सिर हिला दिया। वो बस किसी भी कीमत पर आकृति को महफूज रखना चाहता था। उसके लिए उसे जो करना पड़े वो सब करने को तैयार था वो। अगले ही दिन
परी के कहने पर अद्विक ने सार्थक को उठवा लिया था और उसने आकृति को कॉल करके एक पार्क में मिलने बुलाया और उसके सामने एक शर्त रखी कि अगर वो अपने भाई को सही सलामत देखना चाहती है तो उसे अद्विक से शादी करनी पड़ेगी। अद्विक जानता था इन सब के बाद आकृति उससे नफरत करेगी, पर उसे उसकी नफरत भी मंजूर थी। उसे आकृति बस सही सलामत चाहिए थी, फिर उसकी कीमत चाहे कुछ भी हो। शादी के बाद जब भी उसे उसकी आंखों में खुद के लिए नफरत दिखाई देती, उसका सीना छलनी हो जाता, दिल चीख चीख कर रो पड़ता। उसका प्यार उसके साथ था, उसके पास था, फिर भी दूर था। जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करता था, उसी की आंखों में खुद के लिए नफरत देखकर तड़प उठता था। लेकिन उसने इस बात का एहसास भी आकृति को नहीं होने दिया। वो उसके साथ हंसता मुस्कुराता, उसे परेशान करता, लेकिन भीतर से वो हर दिन के साथ और ज़्यादा टूट रहा था। आकृति को प्रतीक के लिए रोते देखकर उसके दिल पे क्या बीतती थी, ये बस वो जानता था। उसने आकृति को कभी एहसास नहीं कराया, ना अपनी मोहब्बत का, ना अपने दर्द का। कहकर परी चुप हो गई। अद्विक की तकलीफ सुनते सुनते परी की आंखों में भी नमी उतर आई थी। वहीं आकृति अपने मुंह पे हाथ धरे रो पड़ी थी। अद्विक की तकलीफ़ उसे बहुत अच्छे से महसूस हो रही थी, पर उसे उसकी तकलीफ़ का जरा भी अंदाज़ा नहीं था। कितना कुछ झेला था अद्विक ने उसे बचाने के लिए, उसकी नफ़रत तक मंजूर थी उसे। हर दिन के ताने भी उसने हंसकर सहे थे। उसने बिना किसी शिकायत के, बिना किसी स्वार्थ के उससे प्यार किया। उसने हमेशा उससे प्यार करता रहा, प्यार के बदले प्यार पाने की चाहत रखे बिना। आकृति देख, जो भी होना था हो चुका है, अच्छा बुरा सब कुछ। अभी तुम्हारे सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी है। अद्विक तुमसे बहुत प्यार करता है, पर तुम्हारी मर्जी के बिना तुम पर कभी हक नहीं जताएगा वो, और ना कभी अपने प्यार का इजहार करेगा। वो सारी ज़िंदगी ऐसे ही अकेले रह लेगा, पर तुमसे कभी नहीं कहेगा तुम्हारी ज़िंदगी है, जो भी फैसला लो अच्छी तरह सोच समझ कर लेना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें बाद में पछताना पड़े। परी ने कहा तो आकृति ने हाँ में सिर हिला दिया। अच्छा मैं चलती हूँ, ध्यान रखना अपना, परी ने कहा और उठकर चल दी। परी, आकृति ने उसे आवाज़ दी तो वो पलटकर उसे देखने लगी। तुमसे एक बात और पूछनी थी। हाँ बोलो। तुम और अद्विक, मतलब वो, मेरे कहने का मतलब है कि आकृति को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, कैसे कहे। परी उसे ऐसे हकलाती देख कर मुस्कुरा उठी। अद्विक मेरे लिए मेरे भाई जैसा है, तो कोई भी फालतू बात अपने दिमाग में मत लाओ। परी ने कहा तो आकृति के चेहरे पे सुकून उतर आया। उसे उन पर कोई शक नहीं था, पर एक डर था मन में जो अब निकल गया था। ख्याल रखना अपना, बाय, कहकर परी वहाँ से चली गई। आकृति कुछ सोचकर अपने कमरे में आ गई। उसने कपबोर्ड खोला और उसमें से एक पैकेट निकाला और उसे खोलकर देखने लगी। उसमें एक काले रंग की साड़ी थी। आकृति ने उसे अपने हाथ में लिया और आईने के सामने आकर खड़ी हो गई और सोचने लगी कि जब वो दोनों पहली बार शॉपिंग के लिए गए तो अद्विक कितने प्यार से उसे लेकर आया था और उसने उसे खोलकर देखा तक नहीं था। अब और नहीं अद्विक, बहुत तकलीफ़ सह चुके हो तुम। अब तुम्हें तुम्हारे हिस्से की सारी खुशियाँ मिलेंगी, तुम्हें तुम्हारे सारे हक मिलेंगे, तुम्हारे हिस्से का प्यार भी तुम्हें मिलेगा। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगी कि तुम अपनी सारी तकलीफ़ भूल जाओगी। आई लव यू अद्विक, आई रियली लव यू, कहकर आकृति ने उसका फ़ोटो चूम लिया। अचानक उसके दिमाग में कुछ आया। उसने वो साड़ी बेड पे रखी और कमरे से बाहर निकलने लगी। तभी उसका फ़ोन बजा। देखा तो काम्या का फ़ोन था। वो आज उसके पास आने को बोल रही थी, पर उसने ये कहकर मना कर दिया कि आज उसे एक बहुत ज़रूरी काम है, तो वो कल आ जाए। काम्या ने भी ज़्यादा जिद नहीं की और फ़ोन रख दिया। आकृति ने कॉन्टैक्ट लिस्ट खोली और अद्विक का नाम क्रोज सिंह से सेव किया था। उसने उसे चेंज ना करके बस उसके आगे एक दिल की इमोजी लगा दी। उसने समय देखा। अद्विक को आने में अभी कम से कम 4 घंटे थे, क्योंकि आज आकृति घर पर अकेली रही तो समिता जी ने अद्विक को सख्त आदेश दिया था कि वो टाइम से घर आ जाए। आकृति तेज़ी से नीचे आई और घर में काम करने वाले बबलू को कुछ रुपए देकर
बाज़ार भेज दिया कुछ सामान लाने को और खुद किचन में आ गई। सबसे पहले उसने एक केक ऑर्डर किया क्योंकि इतनी जल्दी केक घर में नहीं बन सकता था और खुद खाने की तैयारी में जुट गई। 5 बजे तक उसने सारा काम निपटा दिया था। बबलू भी सामान लेकर आ गया था। बबलू भैया आप सब घर चले जाइए, आकृति ने घर में काम करने वालों से कहा। लेकिन भाभी आप अकेले कैसे रहेंगी, भैया भी अभी नहीं आए हैं। बबलू को आकृति की चिंता थी। आपके भैया आने वाले हैं, आप बेफिक्र होकर जाइए, आकृति ने कहा तो सिर्फ सिर हिलाकर चले गए। आकृति ने तेज़ी से हाथ चलाने शुरू कर दिए। वो गार्डन में गई और जो सामान उसने बबलू से मंगवाया था उसका इस्तेमाल करने लगी। तकरीबन 1 घंटे में सब सेट हो गया था। आदिविक के भी आने का समय हो रहा था तो वो अपने कमरे में चली गई और तैयार होने लगी। आज वो पूरे मन से आदिविक के लिए तैयार हो रही थी। उसकी आंखों में आदिविक के लिए बेशुमार प्यार दिखाई दे रहा था। आज वो आदिविक के सारे हक उसको दे देना चाहती थी। आकृति रेडी हुई और आदिविक के कपड़े निकाल कर बेड पर रख दिए और एक पेपर पर कुछ लिख कर उसे आदिविक के कपड़ों पर रख कर नीचे आ गई। वो नीचे आई ही थी कि पोर्च में गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। वो जल्दी से लाइट बंद करके पिलर के पीछे छिप गई। आदिविक गाड़ी से उतरा तो घर में अंधेरा देखकर हैरान रह गया। ये इतना अंधेरा क्यों है आज। उसने अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन की और अंदर आ गया। अंदर आकर उसने लाइट जलाई पर बस हॉल की नाइट बल्ब जले। आदिविक ने आकृति को आवाज़ लगाई पर वो नहीं बोली तो वो घबरा कर आकृति को आवाज़ लगाते हुए इधर उधर देखने लगा। तभी उसके फ़ोन में बीप बजी। देखा तो आकृति का मैसेज था, रूम में आ जाओ। उसका मैसेज पढ़कर वो जल्दी से कमरे की ओर बढ़ गया। वहाँ जाकर देखा तो बेड पर उसके कपड़े रखे हुए थे पर आकृति कहीं नहीं थी। आकृति कहाँ हो तुम, बाहर आओ, बहुत हो गया। कहते कहते वो चुप हो गया जब उसकी नज़र बेड पे रखे कागज़ पर गई। कागज़ देखकर उसका दिल धक से रह गया। उसने कांपते हाथों से कागज़ पकड़ा और पढ़ने लगा। अरे 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 शांत हो, शांत शांत, कहीं नहीं गई हूँ मैं, यही हूँ। ये कागज़ मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। अब जल्दी से रेडी होकर नीचे आओ, मैं इंतज़ार कर रही हूँ तुम्हारा। तुम्हारी आकृति, तुम्हारी आकृति। ये शब्द उसके मन को गुदगुदा गया। उसने कई बार इस शब्द को पढ़ा। उसने कागज़ का बोर्ड में रखा और बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद तैयार होकर नीचे आया। बाहर से आती रोशनी से उसके कदम अपने आप बाहर की ओर बढ़ गए। वो बाहर आया तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। पूरा गार्डन रंग बिरंगी लाइट्स से सजा हुआ था। गार्डन के बीचों बीच बहुत अच्छे से डेकोरेट की गई 2 कुर्सी और मेज रखी हुई थी। वहीं आकृति काली साड़ी पहने आदिविक की ओर पीठ किए हुए खड़ी थी। आदिविक धीमे कदमों से उसके पास आया तो आकृति के चेहरे पे मुस्कान खिल गई। ये सब क्या है, आदिविक ने पूछा तो आकृति उसकी ओर पलट कर बोली, तुम्हारी शिकायतें दूर करने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन आदिविक ने जैसे उसकी बात सुनी ही नहीं। वो तो बस मुँह फाड़ कर आकृति को ताड़े जा रहा था। वो लग ही इतनी खूबसूरत रही थी। आदिविक के लिए उससे नज़र हटाना बेहद मुश्किल हो रहा था। आकृति ने उसे देखा तो उसकी हंसी छूट गई। उसकी हंसने की आवाज़ सुनकर आदिविक झेप गया और अपने बालों में हाथ घुमाते हुए मुस्कुरा उठा। डांस प्लीज़। आकृति ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया तो आदिविक ने मुस्कुराकर उसके हाथ में अपना हाथ दे दिया। आकृति ने उसके दोनों हाथ पकड़कर अपनी कमर पर रख लिए और अपने दोनों हाथ उसके गले में डाल दिए और उसके और करीब आ गई। वहीं आदिविक हैरान था उसकी इस पहल से, पर मन ही मन उसे बहुत खुशी भी हो रही थी। आकृति ने अपने फ़ोन से म्यूजिक सिस्टम कनेक्ट किया और रोमांटिक सॉन्ग लगा दिया और दोनों डांस करने लगी और साथ साथ गाने के बोल गुनगुना रहे थे। थोड़ा थोड़ा शोर है दिल में, थोड़ा थोड़ा गुमसुम है, थोड़ी थोड़ी साफ है बातें, थोड़ी थोड़ी उलझन है। थोड़ा थोड़ा शोर है दिल में, थोड़ा थोड़ा गुमसुम है, थोड़ी थोड़ी साफ हैं बातें, थोड़ी थोड़ी उलझन है। थोड़ी ही देर में आदिविक का फ़ोन बजा। उसने फ़ोन जेब से निकाला और जैसे ही उठाने को हुआ आकृति ने उसके हाथ से फ़ोन छीन कर स्विच ऑफ कर दिया और मेज़ पर रख दिया। तुमसे मिली तो यूँ लगा खुद से हुई हूँ मैं रूबरू।
मेरे प्यार की हर दास्तां तुझ पे ख़त्म, तुझसे शुरू। अरे ये क्या? आकृति ने उसके होंठों पे उंगली रखकर उसे चुप करा दिया। आज का दिन बस हमारा है, बाकी किसी को आज हमारे बीच आने की इजाज़त नहीं है, समझी? आकृति ने कहा तो अद्विक ने हाँ में सिर हिला दिया और दोनों फिर से डांस करने लगे। कैसे हुआ ये सब? हुआ उस पल का मैं करूँ शुक्रिया जो ना कहा लब से, कभी आंखों ने चुपके से कह दिया। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए डांस कर रहे थे कि कुछ बजने की आवाज़ आई, लेकिन उन्होंने उसे इग्नोर कर दिया। गाना बंद हुआ तो आकृति ने अद्विक के सीने पे अपना सिर टिका दिया। अद्विक ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। अद्विक, मुझे तुमसे कुछ कहना था। आकृति उसके सीने से टिकाए हुए बोली। बोलो। अद्विक ने सुकून से अपनी आंखें बंद की हुई थी। हल्का हल्का म्यूजिक अभी भी चल रहा था। अद्विक हल्का सा घूमा और टेबल से लग कर खड़ा हो गया। आकृति अभी भी उसके सीने से चिपकी हुई थी। वो मैं ये बोल रही थी कि आकृति के शब्द अधूरे रह गए जब अद्विक के मुंह से एक तेज आह निकली और वो उसके कंधे पर लुढ़क गया। अद्विक क्या हुआ? उसने उसका चेहरा अपने हाथ में थाम कर कहा। अद्विक का चेहरा लाल पड़ गया था, वो पूरा पसीना पसीना हो गया। आकृति ने उसकी पीठ पे हाथ रखा तो उसे अपने हाथ पे कुछ गीला गीला सा महसूस हुआ। उसने हाथ हटा के देखा तो उसकी चीख निकल गई। उसका पूरा हाथ खून से लथपथ था। अद्विक उठो, कौन है? किसने किया ये? आकृति बुरी तरह बिलख रही थी। अद्विक की सांसें उखड़ने लगी। आकृति का ध्यान उस पर गया तो उसने खुद को संभाला और अद्विक को सहारा देकर गाड़ी में बिठा दिया। दोनों के कपड़े खून से सन चुके थे। वो भागते हुए अंदर गई और गाड़ी की चाबी लेकर आई। उसने गाड़ी स्टार्ट की और तेज़ी से हॉस्पिटल की ओर मुड़ गई। उसके निकलते ही पुलिस की जीप वहां आकर रुकी। पुलिस वाले अंदर आए, लेकिन उन्हें वहां कोई नहीं मिला। एक हवलदार घूमते हुए गार्डन में आया। उसे वहां खून की धब्बे दिखाई दी तो उसने चीख कर बाकी सबको बुलाया। ज़रूर वो लोग हॉस्पिटल ही गए होंगे, चलो जल्दी, इंस्पेक्टर ने कहा और वो लोग भी जल्दी से वहाँ से निकल गए। आकृति रोते हुए गाड़ी भगाई जा रही थी। साथ ही साथ वो अद्विक को आंखें खुली रहने का बोल रही थी। अद्विक सुनो, आंखें खुली रखो तुम। हम बस पहुँच ही रहे हैं, बस थोड़ी देर और। अद्विक दर्द से बेहाल था। खून अभी भी बहुत बह रहा था। उसने आकृति को देखा, जिसकी आंखों में उसके लिए बेशुमार प्यार और उसे खोने का डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसे देखकर वो दर्द में भी मुस्कुरा उठा। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आकृति उससे प्यार करे, पर दिल में एक चाहत जरूर थी उसकी आंखों में खुद के लिए प्यार देखने। और आज जब वो चाहत पूरी हो रही थी तो वो ठीक से खुश भी नहीं हो पा रहा था। आकृति गाड़ी भगाई जा रही थी। इस बीच कई बार वो टकराने से बची। कुछ देर बाद हॉस्पिटल के सामने गाड़ी रुकी। आकृति भागते हुए अंदर गई। कुछ ही देर बाद 2 वार्ड बॉय उसके साथ बाहर आए और अद्विक को अंदर ले गए। डॉक्टर प्लीज़ मेरे अद्विक को बचा लीजिए प्लीज़। आप पैसों की फिक्र मत करिए, आपको जितना पैसा चाहिए मैं दूंगी, बस आप उसे ठीक कर दीजिए। आकृति ने रोते हुए अपने हाथ जोड़ लिए। डॉक्टर ने उसे सब ठीक होने की दिलासा दी और ओटी में चले गए। आकृति रोते हुए वहाँ पड़ी, बेंच पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। कुछ ही देर में पुलिस वहाँ आ पहुँची। आकृति ने उन्हें बताया, आप जल्दी से जल्दी पता लगाइए ये किसने किया है। आकृति गुस्से से उबल रही थी। ओ मैम, हमें शक है कि ये काम प्रतीक ने किया है, इंस्पेक्टर ने कहा तो आकृति की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो कैसे कर सकता है? वो तो जेल में है ना? नहीं, वो जेल से फरार हो गया है। यही बताने के लिए हम कब से मिस्टर शेखावत को कॉल कर रहे थे, पर उनका फ़ोन नहीं लग रहा था। इंस्पेक्टर की बात सुनकर आकृति ने अपना सिर पकड़ लिया, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर गुस्सा उतर आया। ऐसे कैसे फरार हो गया? कहते क्या हैं आप लोग? एक बात सुन लीजिए, अगर मेरे अद्विक को कुछ हुआ तो आप सबकी वर्दी उतरवा दूंगी, समझे आप? जल्दी से जल्दी उस इंसान को पकड़ो। 24 घंटे के अंदर वो इंसान मुझे जेल में चाहिए। आकृति गुस्से में चीख पड़ी थी। उसकी बात सुनकर इंस्पेक्टर ने हाँ में सिर हिलाया और वहाँ से चला गया।
आकृति अपने हाथों से अपना मुंह छिपाकर बेंच पर बैठ गई। अंदर अद्विक का ऑपरेशन चल रहा था। उसकी पीठ में कंधे के पास गोली धंसी थी, जिसे निकालने में डॉक्टर को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही थी। ज़्यादा खून बहने की वजह से गोली निकालने में और ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। तकरीबन 3 घंटे बाद ओटी का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर बाहर आए। उन्हें देखती ही आकृति उनके पास आई। कैसे कैसे हैं वो ठीक तो है ना? वो बड़ी उम्मीद से डॉक्टर को देख रही थी। रिलैक्स मिसेस शेखावत, ही इज़ आउट ऑफ डेंजर नाउ मिस्टर शेखावत, अब ठीक हैं। गोली निकाल दी है, बस ज़्यादा खून बहने की वजह से वीकनेस है, वो भी जल्दी ही ठीक हो जाएगी, डॉक्टर ने कहा। तो आकृति ने चैन की सांस ली। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। डॉक्टर ने उसके सिर पे हाथ फेरा और कहा, बेटा तुम कब से यहाँ अकेली हो? घर से किसी को बुला लो। डॉक्टर की बात सुनकर आकृति को समिता जी और परी का ध्यान आया। वो सोच रही थी ये समिता जी को बताए या नहीं, पर फिर समिता जी की तबीयत का सोचकर उसने अपने पापा को कॉल लगा दिया। उनसे बात कर कर उसने परी को भी कॉल कर दिया। कुछ ही देर में मिस्टर मलिक हॉस्पिटल पहुंच गए। उनके पीछे पीछे परी भी आ गई। कैसा है वो अब? परी परेशान होते हुए बोली। आकृति ने बस हाँ में सिर हिला दिया और परी के गले लग कर रो पड़ी। अब तक उसने खुद को कैसे संभाला हुआ था, ये बस वही जानती थी, पर अब वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। पिछले 4 घंटे कितने भारी गुजरे थे उसके लिए। हर बीतते पल के साथ उसकी सांसें अटक रही थी। परी उसका सिर सहलाते हुए शांत होने को बोल रही थी। कुछ देर बाद वो शांत हुई तो परी ने उसे पानी देकर कहा, ठीक हो? आकृति ने पानी पीकर हाँ में सिर हिला दिया। मिस्टर मलिक का फ़ोन बजा तो वो साइड में चले गए। ये सब कैसे हुआ? परी ने पूछा तो आकृति ने उन्हें सब बता दिया। परी, ये किसने किया? प्रतीक ने। पर ये किसने किया? प्रतीक ने। क्या? पर कैसे? परी हैरान थी उसकी बात पर। इंस्पेक्टर ने बताया, फरार हो गया है जेल से, पर अब उसे उसके किए की सज़ा मिलेगी। अब मैं पुलिस के भरोसे नहीं रह सकती। जो करना होगा मुझे ही करना होगा, आकृति ने गुस्से में कहा। पर तुम करने क्या वाली हो? परी ने कहा तो आकृति ने उसकी ओर देखा। साथ दोगी मेरा? आदि के लिए कुछ भी। परी ने उसके हाथ पे अपना हाथ रख दिया। पापा आप यहाँ पर हो क्या? हम आते हैं थोड़ी देर में, आकृति ने मिस्टर मलिक के पास आकर कहा। हाँ बेटा तुम जाओ, मैं हूँ यहाँ पर। उनकी बात सुनकर दोनों वहाँ से निकल गई। पर वो मिलेगा कहाँ? परी काफ़ी हद तक समझ गई थी कि वो क्या करना चाहती है। मैं जानती हूँ वो कहाँ मिलेगा, उसने कहा और गाड़ी में बैठ गई। परी भी आकर गाड़ी में बैठी और आकृति ने गाड़ी शहर से बाहर जाने वाले रास्ते पे मोड़ दी। कुछ देर बाद गाड़ी शहर के बाहर एक छोटे से घर के पास आकर रुकी। आसपास बस 2 ही घर थे, बाकी पूरी जगह सुनसान पड़ी हुई थी। दोनों गाड़ी से उतरी और घर की ओर बढ़ गए। आकृति ने बेल बजाई। बेल की आवाज़ सुनकर कमरे में बैठकर दारू पी रहे प्रतीक के कान खड़े हो गए। अरे आ रहा हूँ यार। एक तो साले ने इतनी देर लगा दी, पहले की सारी उतर गई, अब घंटी बजाए जा रहा है। साले रुक तो, तेरी खोपड़ी को लटका देना है मैंने घंटी की जगह। वो बड़बड़ाते हुए दरवाजे की ओर बढ़ गया। वो इतने नशे में धुत था कि उसके पैर भी उल्टे सीधे पड़ रहे थे। क्यों मर रहा है बे? उसने दरवाज़ा खोल के कहा तो एक ज़ोरदार मुक्का उसकी मुंह पे पड़ा। मुक्का लगते ही वो लड़खड़ा गया और उसकी नाक से खून बहने लगा। अबे कौन है? किसकी मौत? लेकिन आगे के शब्द उसके मुंह में ही रह गए, क्योंकि दरवाजे पर आकृति और परी खड़ी हुई थी। उनकी आंखों में खून उतरा हुआ था और उसे खा जाने वाली नज़रों से घूर रही थी। उन्हें देखकर कुछ पल को तो प्रतीक कांप गया, लेकिन अगले ही पल बेशर्मी से हंसने लगा। उसे हंसता देखकर दोनों के तन बदन में आग लग गई। क्या हुआ? लुढ़क गया क्या वो तुम्हारा प्यारा पति? हाँ 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 हाँ, जाना ही था उसे तो। अब तुम्हें मुझसे छीना था उसने, तो सज़ा तो मिलनी ही थी ना। वैसे एक राज की बात बताऊं, वो गोली उसके लिए नहीं थी, तुम्हारे लिए थी। वो क्या है ना, जो चीज़ मेरी नहीं हो सकती उसे मैं किसी और का होता नहीं देख सकता। पर वो एक बार फिर बीच में आ गया। प्रतीक ने लड़खड़ाती जुबान में कहा तो आकृति की मुट्ठी कस गई।
एक बार फिर अद्विक ने उसे बचा लिया, वो भी अपनी जान को जोखिम में डालकर। कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छा ही हुआ। आखिर तुम एक बार फिर वापस आ ही गई। मैं समझता हूँ जवान हो, खूबसूरत हो, तो तुम्हारे भी कुछ अरमान होंगे ना, तुम्हारी भी तो ज़रूरतें होंगी। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, तुम्हें खुश कर दूँगा। प्रतीक बेशर्मी से मुस्कुराते हुए बोला तो आकृति गुस्से में आगे बढ़ी और उसका सिर पकड़कर दीवार से लड़ा दिया। एक तेज खून का फव्वारा उसके सिर से छूट गया। आज तक तुम्हारी हर बात सहती रही, क्योंकि मुझे लगता था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब मैंने तुम्हारा असली चेहरा देख लिया और अब मेरे मन में तुम्हारे लिए बस नफरत है, सिर्फ नफरत। कहकर उसने एक बार और उसका सिर दीवार से लड़ा दिया। प्रतीक दर्द से चिल्ला पड़ा। अब तक बात मुझ पर थी, मैं सह गई, पर आज तुमने अद्विक पर हमला कर दिया, उसे जान से मारने की कोशिश की। ये मैं कभी नहीं सह सकती, क्योंकि प्यार करती हूँ उससे, बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, और कोई मेरे प्यार की ओर नज़र भी उठाए ये मुझे मंजूर नहीं है। आकृति ने उसके कंधे में चाकू घोंप दिया। प्रतीक दर्द से बिलबिला उठा। आकृति उसके कंधे से धंसे चाकू को गोल गोल घुमाने लगी। परी ने जब सुना कि वो अद्विक से प्यार करती है तो उसके होंठों पे मुस्कान तैर गई। उसके दोस्त की, उसके भाई की तपस्या सफल हो गई थी। उसका प्यार अब एक तरफा नहीं रह गया था, उसे उसका प्यार मिल गया था। वो बेहद खुश थी आज, इतनी खुशी की मारे उसकी आंखें छलक आई। एक वही तो थी, अद्विक के हर दर्द की गवाह। उसने कभी उससे कहा नहीं, पर दर्द में तड़पता देखा था उसने उसे। आज उस दर्द से उसे आज़ादी मिल गई थी। बहुत शौक़ है ना तुझे लड़कियों की ज़िंदगी से, उनकी इज्जत से खेलने का। आज तुझे इसकी सज़ा मिलेगी कि तू कभी किसी लड़की के पास नहीं जा पाएगा, आकृति ने कहा और उसके प्राइवेट पार्ट में चाकू घोंप दिया और बुरी तरह घुमा दिया। प्रतीक दर्द के मारे बेहोश हो गया। आकृति उसके मुंह पे लात जमाते हुए चिल्लाई, अभी कैसे मर गए? इतनी जल्दी नहीं मर सकती तुम, अभी तो तुमसे हिसाब चुकाने हैं। उठ ना मर्द कहीं की, उठ। परी ने आकर उसे पीछे खींचा और अपने सीने से लगा लिया। उसके सीने से लगते ही आकृति रो पड़ी। तब तक पुलिस भी वहां आ गई। परी पहले ही पुलिस को खबर कर चुकी थी। देखो जरा, जिंदा है या मर गया, इंस्पेक्टर ने कहा तो हवलदार ने चेक करके बताया कि अभी उसकी सांसें चल रही थी। इंस्पेक्टर ने जल्दी से उसे गाड़ी में डालने का आदेश दिया। ध्यान रहे इंस्पेक्टर, इन सब में मेरे परिवार का नाम नहीं आना चाहिए, परी ने कहा तो इंस्पेक्टर उसे आश्वस्त करते हुए बोला, डोंट वरी मिस चौहान, इसमें किसी का नाम कहीं नहीं आएगा। थैंक यू। परी ने उसका आभार व्यक्त किया और पुलिस वहाँ से चली गई। वो दोनों भी हॉस्पिटल के लिए निकल गई। सुबह हो चुकी थी। अद्विक अभी भी नींद में था। सुबह से कई बार समिता जी का कॉल आ चुका था। उन्हें बहुत घबराहट हो रही थी कि कल रात से ही, लेकिन परी ने उन्हें ये कहकर समझा दिया था कि वो आकृति और अद्विक उसके साथ हैं और वो तीनों किसी पार्टी में आए हैं। आकृति ने भी उनसे बात की और अपने ठीक होने की जानकारी दी, लेकिन माँ तो माँ होती है, उन्हें तसल्ली नहीं हुई और उन्होंने जल्दी दोनों को घर आने का बोला। आकृति ने ठीक है बोल के फ़ोन रख दिया। अद्विक को होश आ चुका था। परी उसके पास बैठी थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। ये मोटी, रो क्यों रही है? जान निकाल दी नालायक तूने, और बोल रहा है रो क्यों रही है? परी ने कहा तो अद्विक मुस्कुरा उठा। मुझे नहीं पता था मुझसे इतना प्यार करती है, अद्विक ने कहा तो परी चिढ़कर बोली, कम बोल, कोई प्यार व्यार नहीं करती, वो तो बस इस बार राखी का गिफ्ट उधार है तुझ पर, इसीलिए बोल रही थी मैं। वो मुंह बनाते हुए बोली तो अद्विक हंस पड़ा। अरे, उसे हंसता देखकर परी के चेहरे पे सुकून उतर आया। वो बोली, ऐसे ही खुश रहना हमेशा। अब तू आराम कर, मैं आती हूँ। परी, वो मतलब भेज रही हूँ तेरी आकृति को, मजनू, परी ने हंसकर कहा और कमरे से बाहर निकल गई। अब कैसे हैं वो? आकृति ने पूछा। ठीक हैं, और जाओ, जाकर मिल लो उससे, तड़प रहा है बेचारा तुम्हारे दीदार को।
जाओ और उसकी नज़रों को सुकून दो। परी ने कहा तो आकृति के गाल जल उठे। परी ने उसका माथा चूमा और कहा, बस ऐसे ही हंसती मुस्कुराते रहो और जल्दी से मुझे बुआ बना दो, वो भी जुड़वा बेबीज़ की। परी की बात पर आकृति ने उसके कंधे पे मारा तो परी ने हंसते हुए जाने का इशारा किया। आकृति अंदर आई तो देखा अद्विक बेड के सिरहाने से सिर टिकाए आंखें बंद करके बैठा था। आकृति आकर उसके पास बैठ गई। अब कैसे हो? आकृति ने कहा तो अद्विक ने अपनी आंखें खोली और बोला, अब एकदम ठीक हूँ। उसकी बात पर आकृति मुस्कुरा उठी। दोनों शांत बैठे थे। अद्विक उसके बोलने का इंतज़ार कर रहा था और आकृति को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बात करे। कल रात तुम कुछ कह रही थी, बोलो। अद्विक ने बात शुरू की। उसका दिल बेचैन था। जो उसने आकृति की आंखों में देखा था उसे वो उसके लफ्ज़ों से सुनना चाहता था। हाँ, अब घर घर चलो तब बता दूंगी, वो हड़बड़ा गई थी। नहीं, मुझे अभी सुनना है, अद्विक जिद करते हुए बोला। अरे लेकिन बात मत करो मुझसे, जाओ। अद्विक ने मुँह फुला के कहा तो आकृति को उस पर टूट कर प्यार आया। दुष्ट। अच्छा सुनो। आकृति उसका मुंह अपनी ओर करके बोली। बोलो। अद्विक छोटे बच्चे की तरह खुश हो गया था। वो मैं ये कह रही थी कि वो मुझे ये कहना था। आगे बोलोगी कुछ? वो खींच गया था। वो आई लव यू अद्विक, बहुत बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, पता नहीं कैसे पर हो गया तुमसे प्यार। अपनी सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ, तुम्हारे पहलू में बिताना चाहती हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुमसे लड़ना चाहती हूँ, झगड़ना चाहती हूँ, पर तुम्हारे साथ रहकर अपना प्यारा सा संसार बसाना चाहती हूँ। तुम्हारे साथ इस छोटी सी दुनिया में कोई प्रतीक नहीं होगा, बस मैं और तुम होंगी। क्या तुम इस दुनिया को बसाने में मेरा साथ दोगी? आकृति आंख बंद करके एक ही सांस में सब कुछ कह गई। साथ ही अद्विक के दिल के सारे तार एक साथ झनझना दिए। वह हैरानी और खुशी से आकृति को देख रहा था। कोई जवाब ना पाकर आकृति ने अपनी आंखें खोली और उसे देखने लगी। अद्विक बड़े प्यार से उसे निहार रहा था। उसकी नज़रें खुद पर महसूस करके आकृति ने नज़रें झुका ली। इधर आओ। अद्विक ने उसे पुकारा। आकृति उसके बेड की ओर आकर बैठ गई। बाकी सब तो ठीक है, पर कुछ फील नहीं आया। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने बंदूक की नोक पर तुमसे ये सब कुछ बुलवाया है। अद्विक ने कहा तो आकृति हैरानी से उसे देखने लगी। कितने तुम मैंने से बोला है और तुम्हें फिर भी फील नहीं आई। अब कैसे फील आएगी तुम्हें? आकृति ने चिढ़कर कहा तो अद्विक ने उसे अपने पास आने का इशारा किया। आकृति हल्का सा उसके ऊपर झुकी। अद्विक ने उसकी कमर में एक हाथ डालकर अपने करीब खींच लिया। क्या कर? आगे के शब्द उसके मुंह में ही रह गए जब अद्विक ने उसके अधरों पर अपने अधर टिका दिए। एक पल को तो आकृति की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, लेकिन अगले ही पल वो भी इस एहसास में खो गई। कुछ देर बाद अद्विक ने उसे छोड़ा और बोला, अब आई फीलिंग, आगे से ध्यान रखना। अद्विक ने उसे छोड़ा तो आकृति ने शर्मा के उसके सीने में अपना सिर छिपा दिया। अद्विक ने भी एक हाथ से उसे अपने से चिपका लिया और बोला, आई लव यू टू आकृति। थैंक यू मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। थैंक यू मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। थैंक यू सो मच। आकृति ने उसका चेहरा अपने हाथ में थामा और उसके माथे पे अपने होंठ रख कर बोली, थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए कि तुम मेरी ज़िंदगी में आए। बहुत बेवकूफ़ियाँ कर चुकी हूँ ज़िंदगी में। अब सबको सुधारना चाहती हूँ। एक सुकून भरी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। बोलो, दोगे ना मेरा साथ? हमेशा ऐसे ही मुझसे प्यार करते रहोगे ना? अद्विक ने उसका माथा चूमा और बोला, हमेशा मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा, वादा है तुमसे। उसकी बात सुनकर आकृति ने उसके सीने पे अपना सिर टिका दिया और आंखें बंद कर ली। अद्विक ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। दोनों के चेहरे पे सुकून पसरा था। अपने प्यार को पा लेने का सुकून, एक दूसरे के साथ होने का सुकून। मोहब्बत अगर सच्ची हो तो एक वक्त के बाद मिल ही जाती है। दोस्तों, कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। हमें पता है आप लोगों को कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए।
अच्छी तो लगी ही होगी, है ना। प्लीज़ कमेंट करके अच्छा बताना और लाइक भी ज़रूर करना। चलिए फिर, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा आप लोग।